हेलो एवरीवन, आज हम समरी करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट की, जो कि चिनुआ आचेबे ने लिखी थी। ये 1958 में पब्लिश हुई थी और ये एक अफ्रीकन नाइजीरियन नॉवल है। कहानी की शुरुआत होती है ओकोंको से, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है। वो इग्बो ट्राइब में बहुत ही इज्जतदार आदमी माना जाता है। वो एक काफ़ी झगड़ालू और गुस्सैल आदमी है। उसे जब गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसके पास कोई पेशेंस ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं है, या उसके अकॉर्डिंग वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। उसे अपने पिता भी नहीं पसंद थे, क्योंकि उसकी नज़र में वो एक अनसक्सेसफुल इंसान थे। वो काफ़ी आलसी थे और डेट में, लोन में उनकी मौत हो गई। ओकोंको उनके जैसा नहीं है। उसने कई वॉर्स जीते हैं, कई टाइटल्स जीते हैं। उसकी 3 बीबियां हैं, उसके 2 फार्म हैं। वो बहुत मेहनती है और इसी वजह से सारे ट्राइब वाले उसकी इज्जत करते हैं। ओकोंको रात को सोने ही जा रहा था, तब उसने कुछ आवाज़ें सुनी। अनाउंसमेंट की थी कि कल इग्बो ट्राइब की, इन लोगों के गांव के लोगों की एक मीटिंग होगी। उसे लगता है कि वॉर तो नहीं होने वाली। उसे वॉर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सब उसका सम्मान करते हैं। अगले दिन गाँव के जो एल्डर हैं, ओग्बोएफी एज़ेदो, लोगों को बताते हैं कि बेनो गांव के लोगों ने उनके गांव की एक लड़की को मार दिया है। अब ये चाहते हैं कि उन्हें एक अल्टीमेटम भेजा जाए और उनसे एक वर्जिन को मांगा जाए और एक लड़के को मांगा जाए। और जो दूसरे गांव के लोग हैं, बेनो गांव के लोग, वो मान जाते हैं इनका प्रस्ताव, क्योंकि वो इन लोगों से डरते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छे वॉरियर्स हैं और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि जादुई भी है। ओकोंको को वहाँ दूसरे गांव भेजा जाता है। वहाँ वो मैसेंजर बन के जाता है और एक वर्जिन और एक लड़के को लेकर वापस लौटता है। जो वर्जिन होती है उसे उस आदमी को दे दिया जाता है जिसकी पत्नी को मारकर हत्या कर दी गई थी, और उस लड़के को ओकोंको अपने साथ अपने घर में रख लेता है। ओकोंको अपने परिवार को एक टायरेंट की तरह ट्रीट करता है, कि जैसे वो एक टायरेंट है, एक रूलर है, एक किंग है, और बाकी सब उसके नौकर हैं। उसे अपना सबसे बड़ा बेटा नोवोए अपने पिता की याद दिलाता है। उसे लगता है कि वो उनके जैसा है, इसीलिए वो उस पर हार्श होता है और हमेशा चिल्लाता है और गुस्सा करता है। जबकि जो लड़का ये लोग दूसरे गांव से लेकर आए थे, जिसे ओकोंको ने अपना लिया था, जिसका नाम है इकेमेफुना को नोवोए की मम्मी को ही सौंप दिया जाता है। इन लोगों का जो घर है उसमें ओकोंको की तीनों वाइफ का अपनी अपनी एक हट है, और बीच में सेंटर में ओकोंको की हट है, और चारों ओर कंपाउंड और बाउंड्री से एरिया घिरा हुआ है। ऐसा इन लोगों का घर होता था। जो इकेमेफुना है वो अपने परिवार को काफी मिस करता है, और ओकोंको को केवल एक ही चीज से डर लगता है, और वो है फेलियर। ये हम अब तक जान चुके हैं। और आखिर ओकोंको ने अपने परिवार से कुछ इनहेरिट तो नहीं किया, उसने दूसरों की फसलों पर काम किया। उस साल जब सब गांव की फसलें खराब हुई थी, तब भी उसकी फसल अच्छी हुई थी। उसने जो कुछ भी पाया है अपनी मेहनत से पाया। ओकोंको अपनी फीलिंग्स को दिखाने में नहीं मानता, और सॉफ्ट वाली फीलिंग्स को तो बिल्कुल नहीं दिखाता। उसे लगता है कि ये औरतों का काम है। इकेमेफुना नोवोए से 2 साल बड़ा है। अब वो नोवोए के काफी क्लोज आ चुका है, और नोवोए भी उसे पसंद करता है। ओकोंको भी उसे पसंद करता है, बट कभी कुछ कहता नहीं है। अब वीक ऑफ पीस आता है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से रूडली बात तक नहीं करते, और ओकोंको है एक छोटी सी गलती पर अपने सबसे छोटी बीवी ओजिओगो को पीट देता है, जिससे लोगों को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि उसने बहुत गलत किया है। उसे अर्थ गॉडेस की प्रीस्ट को फाइन देना पड़ता है। वो फाइन तो दे देता है, पर अपनी गलती नहीं मानता। ओकोंको ने अपने बेटे नोवोए को अच्छा और बेहतर इंसान बनाने के चक्कर में उसे दुखी कर रखा है। एक इकेमेफुना ही है जो नोवोए के साथ बहुत क्लोज है। वो उसे कहानियां सुनाता है, और नोवोए को वो बहुत पसंद है। उसे लगता है कि ये दुनिया देखने का एक नया तरीका है। अब न्यू ईयर का त्योहार आता है, तो ओकोंको सारे गांव को फीस्ट देता है। फीस्ट की तैयारियों उसका मूड इतना खराब हो जाता है कि वो अपनी दूसरी पत्नी इक्वेफी को भी पीट देता है। इक्वेफी काफी बोल्ड किस्म की महिला है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है इजिनमा सबकी चहेती है। वो ओकोंको भी उससे बहुत प्यार करता है, बट कभी दिखाता नहीं है। पर वो कभी कभी ये भी सोचता है कि काश वो लड़की होती ही नहीं और लड़का होती। न्यू ईयर पे इनके गांव में रेसलिंग होती है, तो इक्वेफी अपनी बेटी को लेकर रेसलिंग देखने जाती है। साइड में चिएलो बैठी होती है। चिएलो इनके यहाँ की ऑरेकल्स ऑफ केव, जिनकी ये पूजा करते हैं, उनकी प्रीस्टेस भी है। उसमें कभी कभी अगबाला माता की आत्मा भी आती है। एक वेफी चिएलो को बताती है कि उसके कई बच्चे हुए,
सब एक एक कर मर गए, केवल इज़िनमा ही रह गई है और चिंता है कि उसे कुछ ना हो जाए। 3 साल बीत चुके हैं। इकेमे फूना अब एक अडल्ट हो चुका है। नोवोए और इकेमे फूना साथ में ही रहते हैं। नोवोए अब काफ़ी हार्ड वर्किंग हो चुका है। ओकोनको उससे भी काफ़ी खुश है। वो इसका क्रेडिट भी इकेमे फूना को ही देता है। वो उन दोनों के साथ बैठकर खाना खाता है। नोवोए दिखाता है कि उसे अपने मदर की फोक टेल्स अब नहीं पसंद, उसे तो अपने पिता की अग्रेसिव स्टोरीज पसंद है। हालांकि ऐसा सच नहीं है। ओगबोएफी इज़ियोदो यानी कि गांव के एल्डर आते हैं और ओकोनको से कहते हैं कि अब समय आ गया है। हाँ, अब समय है, इकेमे फूना को मरना होगा। अगले दिन ओकोनको इकेमे फूना से कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास भेज रहे हैं वापस। ये सुन के इकेमे फूना थोड़ा नर्वस हो जाता है। नोवोए काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे उसकी याद आएगी। गांव के लोग उसे जंगल लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो जाने के बाद उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर इकेमे फूना डर जाता है और वो अपने पिता को यानी कि ओकोनको को मदद के लिए बुलाता है और कहता है फादर हेल्प मी। ओकोनको खुद जाता है और इकेमे फूना को मारने में मदद कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि लोग उसे वीक फील ना करें, पर अंदर से उसे काफ़ी दुख महसूस होता है। जब नोवोए को इस बारे में पता चलता है वो काफ़ी ब्रोकन फील करता है, उसका दिल टूट जाता है। जब लास्ट टाइम हार्वेस्ट टाइम था और उसने सुना कि दो जुड़वा बच्चों को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि एग्बो समाज में लोग मानते थे कि ट्विन्स जो होते हैं शैतानी होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। इसीलिए जब भी किसी की ट्विन होते थे उन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब उसने ये बात सुनी थी वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। आज उसे बिल्कुल उसी घटना की याद आ गई। उसे आज बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब ओकोनको काफ़ी दुखी होता है। उसने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया गया। फिर ओकोनको अपने दोस्त ओबेरिका से मिलने जाता है। ओबेरिका बताता है दूसरा एक दूर के ट्राइब के लोग हैं, उनके यहाँ वाइट लोगों को देखा गया था। वाइट लोग, गोरे लोग उनसे मिलने आए थे। मुझे तो लगता है ये सच है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठी बातें अफवाहें हैं। अगली सुबह ओकोनको के पास एक वेफी आती है। एक वेफी बताती है कि इज़िनमा को बुखार चढ़ गया है और वो काफ़ी बीमार है। तो मेडिसिन मैन होता है, वो बताता है कि एक वेफी ने ओगबांजी को जन्म दिया है। ओगबांजी का मतलब होता है एक ऐसे बच्चे को जन्म देना, एक ऐसी स्पिरिट को जन्म देना जो बार बार जन्म लेती है और मरती है और उसके बाद फिर से जन्म लेती है। और वो कहता है कि इज़िनमा भी जल्दी ही मरने वाली है। कौन को कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसे एबा की बीमारी है और वो उसके लिए दवाइयाँ बना देगा और वो ठीक हो जाएगी। कुछ समय बाद एक वेफी और इज़िनमा बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अगबाला आ जाती है। चिएलो मैंने बताया था जिसमें अगबाला की आत्मा आ जाती है, वही है। और वो इज़िनमा को उठाकर लेकर जाने लगती है और वो सबसे कहती है कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, और वो उसे उठाकर भागने लगती है। पर इक्वेफी का दिल नहीं मानता, वो उसका पीछा करती है और अगबाला की आत्मा उसकी बेटी को लेकर केव में चली जाती है। इक्वेफी बाहर रुकती है और सोचती है कि अगर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब वो उसकी मदद के लिए अंदर चली जाएगी। इक्वेफी देखती है कि ओकानको भी वहाँ आ गया है, उससे भी नहीं रहा गया। वो लोग इंतज़ार करते हैं। अगली सुबह ये सब लोग वापस आ जाते हैं। अगबाला की आत्मा इज़िनमा को छोड़ गई थी। उस दिन के बाद से इज़िनमा की तबीयत कभी खराब नहीं हुई। कुछ समय बाद गांव के सबसे बूढ़े आदमी इज़ोदो की डेथ हो जाती है। उसका फ्यूनरल मनाया जाता है। सब लोग उसके सम्मान में गन्स चलाते हैं। गलती से ओकानको की बंदूक गन फट जाती है और उसका एक टुकड़ा जाके इज़ोदो के बेटे के लग जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। माना कि ये गलती से हुआ था, पर एग्बो सभ्यता के परंपरा के अनुसार इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए गांव के लोग ओकोनको और उसके परिवार को गांव से जाने के लिए कहते हैं। अगले 7 साल के लिए एग्जाइल कर देते हैं। ओकोनको का परिवार बांता विलेज में रहने जाता है, जो कि उसके नानी का यहाँ है, यानी उसके मामा के यहाँ। उसके मामा और चेंदो उन लोगों को रहने के लिए एक जगह देते हैं, खेती करने के लिए एक फार्म देते हैं। ओकोनको काफ़ी दुखी है। अब इस उम्र में फिर से रीस्टार्ट करना आसान तो नहीं है। ओचेंदो उसे काफ़ी प्रोत्साहित करता है और ऐसे ऐसे कर कर वो सेटल हो जाते हैं और 1 साल बीत जाता है एग्जाइल का। 1 साल बीत जाने के बाद ओबेरिका ओकोनको से मिलने के लिए आता है। वो ओकोनको को बताता है अबामे विलेज, जो कि एक दूसरा गांव है, वहाँ पर पता है एक इंग्लिश आदमी आया था। वो एक आयरन हॉर्स पे आया था, इनका मतलब साइकिल से है।
गांव वाले उसे देखकर डर गए तो उन्होंने उसको पीट दिया। अब वो इंग्लिश आदमी चला गया। फिर कुछ दिनों बाद वो इंग्लिश आदमी अपने साथ कई सारे इंग्लिश लोगों को लेकर आया और उन सब ने भरे बाजार में बंदूकबारी कर दी, गन चला, और कई सारे अवामी के लोग जो तैयारी नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उनकी मौत हो गई। पूरा गांव बर्बाद हो गया, उजड़ गया। जो लोग कुछ बचे भी थे वो गांव छोड़कर चले गए। ये सब सुनाकर ओबेरिका वहाँ से चला जाता है। 2 साल बीत चुके हैं और ओबेरिका ओकोंको से मिलने फिर से आता है। अब परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। गांव में क्रिश्चियंस भी आ गए हैं, इंग्लिश पीपल। इन्होंने यहाँ पर चर्च भी बना ली है और कई लोगों को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट भी कर दिया है। ओबेरिका यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे एक दिन क्रिश्चियन लोगों के ग्रुप में नोवोए दिखा था, और जब उसने नोवोए से पूछा कि तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो, तब नोवोए ने बताया कि अब वो क्रिश्चियन बन चुका है और उसके पिता से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस बारे में ओबेरिका ने नोवोए की मदर से पूछा। तब नोवोए की मदर ने बताया जब क्रिश्चियन आए तो उन्होंने चर्च बनाने के लिए जगह मांगी, तो लोगों ने, गांव के लोगों ने उन्हें ईविल फॉरेस्ट में जगह दे दी। उनका मानना था कि उस फॉरेस्ट में स्पिरिट्स हैं, वहाँ पर ही वो ट्विंस को भी मरने के लिए भेजते थे। तो उन्हें लगा कि वहाँ पे इंग्लिश पीपल जाएंगे और मर जाएंगे एक दिन, पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ उन्होंने चर्च बना ली, बस गए और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को लगने लगा कि इनके पास ज़रूर कोई शक्तिशाली जादू है। कुछ लोग कन्वर्ट हो गए। पहले तो नोवोए में हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों के पास जाए, पर उनके गाने सुने उसने, बाइबल की कहानियाँ सुनी, उसे ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी पीसफुल लग रहा था। ऐसा लगने लगा कि जैसे वो हील हो रहा है, वो सूद हो रहा है एक में फूना की डेथ से। तो एक दिन वो उन लोगों के पास गया, ओकोंको ने देख लिया और नोवोए को बहुत मारा। उसके बाद नोवोए मिस्टर कियागा के पास गया जो कि चर्च के वहाँ के हेड थे। उसने कहा कि वो ओमोफिया जाकर मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है। मिस्टर कियागा मान गए और नोवोए ने क्रिश्चियंस को ज्वाइन कर लिया। चर्च में लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। चर्च उन लोगों को जगह देती है जो आउटकास्टेड है, जिन्हें बाहर निकाल दिया गया है, और उन लोगों को भी जगह दे रही है जिन्हें ये लोग स्वीकार नहीं करते, जैसे कि ट्विंस को। अब क्या है कि जो ओकोंको के परिवार का एग्जाइल था वो ख़त्म होने पे आ गया है, इसीलिए ओकोंको बांता के लोगों को उन्हें अपनाने और इतने साल उनका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहने के लिए एक बड़ी सी फीस्ट का आयोजन करता है। वो दावत इतनी बड़ी थी जैसे कि कोई शादी समारोह हो। वहाँ एक बूढ़े आदमी ने स्पीच दी कि मुझे डर लग रहा है कि क्रिश्चियनिटी के बढ़ने से कहीं हमारी सभ्यता ख़त्म ना हो जाए। और फिर उसका परिवार और वो ओमोफिया वापस आ जाते हैं, यानी कि अपने गांव वापस आ जाते हैं। यहाँ पे जो चर्चें बन गई हैं वो काफ़ी ताकतवर हो चुकी हैं। यहाँ की जो ट्राइब के ज़्यादातर ताकतवर और इज्जतदार लोग भी थे वो भी अब चर्च से डरते हैं या उनके साथ शामिल हो गए हैं। वहाँ पर अब एक कोर्ट भी बन गई है और एक जेल भी बन गई है। वहाँ पे क्रिश्चियंस के लॉज भी चलते हैं। ओकोंको कहता है कि ओमोफिया के लोग इन लोगों से फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। ओबेरिका कहता है कि अब लोगों के बीच पहले जैसी बात नहीं है, लोग डिवाइडेड हो गए हैं, किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है। इसमें क्रिश्चियन लोग ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, वो लोगों को जेल भेज देते हैं, इसीलिए लोग इस बात से डरते हैं। मिस्टर ब्राउन ओमोफिया की चर्च के हेड हैं। वो झगड़ालू लोगों को नियंत्रित भी करने का काम करते हैं। वो लोगों को समझाते हैं कि हमारे क्रिश्चियन स्कूल में बच्चों को क्यों भेजना चाहिए, उनकी लोकल्स से काफ़ी बनती है। मिस्टर ब्राउन एक दिन ओकोंको से मिलने जाते हैं। वो बताते हैं कि नोवोए ने अपना नाम आइजैक रख लिया है और वो टीचर स्कूल में पढ़ रहा है। उसे लगा कि ओकोंको ये सुनकर खुश होगा, पर ओकोंको को गुस्सा आ जाती है और उन्हें निकल जाने को कह देता है। अब मिस्टर ब्राउन बीमार हो जाते हैं और वो ये टाउन छोड़कर चले जाते हैं। मिस्टर ब्राउन के जाने के बाद उनके रिप्लेसमेंट में रेवरेंड जेम्स स्मिथ आता है। वो मिस्टर ब्राउन की तरह नहीं है, वो सन की है, पागल है। अब अर्थ गॉडेस का फेस्टिवल आता है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर वो भी इकट्ठा होते हैं। ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपने एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का मास्क लगाते हैं और गांव के लोगों को ब्लेस करने का काम करते हैं। माना जाता है कि इनका मास्क हटाया तो बहुत ही अपशगुन होगा। एक इनोक नाम का कन्वर्टेड क्रिश्चियन उनका मास्क उतार देता है, जिस बात से वो लोग खफा हो जाते हैं और रात को ये लोग जाकर उनकी चर्च जला देते हैं। ओकोंको को जब पता चलता है तो वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि चर्च जल गई।
डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को जब ये पता चलता है तो वो क्लैन के 6 लोगों को अपने से मीटिंग करने के लिए बुलाता है। उनमें से एक ओकोन को भी है। वो इन 6 लोगों को झांसा देकर मीटिंग का बुलाता तो है, पर इन 6 के 6 को जेल में डाल देता है और 200 रुपये का फाइन मांगता है। इन लोगों के साथ वहाँ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और इन्हें पीटा भी जाता है। गांव के लोग मीटिंग बुलाकर तय करते हैं कि इन लोगों को 250 रुपये का फ़ाइन देकर छुड़वा लाते हैं। हाँ, अब फाइन 200 से बढ़कर 250 हो गया है, क्योंकि इसमें कोतमा के लोग भी शामिल हो चुके हैं। कोतमा के लोग मतलब कोर्ट के लोग, क्योंकि उन लोगों को ही इनकी लोकल लैंग्वेज पता है तो वो लोग ट्रांसलेशन का काम भी करते हैं, कोतमा लोग। इसीलिए करप्शन में उन्होंने ही पैसे बढ़वाए थे। अब ये 6 के 6 छूट के आ जाते हैं वापस। ओकोन को जल रहा है, गुस्से से, नफरत से भरा हुआ है। गांव के क्लैन के लोग मीटिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ओकोन को वहाँ कहता है कि हमें वॉर छेड़ देनी चाहिए। वो एक ऐसे गांव की वॉर को भी याद करता है जिसमें गांव वालों ने 12 लोगों को मारा था और जो दूसरे गांव से लोग आए थे ना, उन्होंने केवल हमारे 2 ही लोगों को मार पाया था। जी हाँ, ओकोन को और इन लोगों को वॉर का असली मतलब पता ही नहीं है। तभी मीटिंग के दौरान कोतमा के लोग आते हैं और कहते हैं मीटिंग को यहीं रोक दो। ओकोन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके 2 लोगों को जान से मार देता है। बाकी के लोग भाग जाते हैं। वो जब देखता है कि उसके खुद के क्लैन के गांव के लोग ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो समझ जाता है कि परिस्थितियाँ बदल चुकी है और ये लोग डर गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कोतमा के लोग और सिपाही ओकोन को के घर आते हैं। उन्हें ओकोन को चाहिए। गांव के कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हैं और ओबेरी का भी है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहता है कि उन्हें ओकोन को सौंप दिया जाए। वो लोग कहते हैं कि ओकोन को यहाँ नहीं है। ओबेरी का कहता है कि हम तुम्हें वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ ओकोन को है, और वो ओकोन को के घर के बैकयार्ड में जहाँ एक पेड़ लगा हुआ है वहाँ ले जाते हैं। ओकोन को वहीं पेड़ पर लटका हुआ है, उसने सुसाइड कर ली। वो लोग बोलते हैं कि एगबो लोग जो हैं वो इस बॉडी को छू नहीं सकते क्योंकि सुसाइड करना क्राइम होता है, तो इस बॉडी की जिम्मेदारी अब आप ही लोगों की है। ओबेरी का कहता है वैसे भी ये आप लोगों की वजह से ही मरा है। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ और उसमें इस डेथ को एक मैं पूरा पैराग्राफ देना चाहता हूँ, मैं दूंगा। वो किताब ब्रिटिश विक्ट्री के बारे में है कि कैसे उन्होंने इन अफ्रीकन सैवेजेस जंगलियों पर विजय पाई, जिसका नाम है पैसिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ द लोअर नाइजर। कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो ये थी समरी ऑफ द थिंग्स फॉल अपार्ट। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फेवरेट लोगों को इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।